खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनाज़ा शाह। आज बात करेंगे यूपी चुनाव और मजहब की। अयोध्या को उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में मरकजी हैसियत हासिल है। बीजेपी समेत कमोबेश सभी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम में अयोध्या को अहमियत देती हुई दिखाई दे रही हैं। यूपी की सियासत में आम आदमी पार्टी भी इसी राह पर है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, उसके बाद राम जन्मभूमि अहाते में रामलला के दर्शन किए। केजरीवाल से कब्ल एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी पार्टी की इंतखाबी मुहिम की शुरुआत अयोध्या से ही की थी। बरसर इक़्तिदार बीजेपी ने प्रबोध सम्मेलन का आगाज अयोध्या से 5 सितंबर को किया था। बीएसपी ने दलित ब्राह्मण के फॉर्मूले पर अमल करते हुए ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की थी। गोया अयोध्या यूपी की इंतखाबी सियासत में महवर की हैसियत रखता है। तो यूपी की सियासत में अयोध्या काफ़ी अहमियत का हामिल है। अयोध्या काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है यूपी की सियासत के बारे में जब हम बात करते हैं, और ख़ास तौर से जब चुनाव नज़दीक हो। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, तमाम तर पार्टियां जो है अयोध्या पहुंच जाते हैं रामलला के दर्शन के लिए। सभी पार्टियां पहुंच जाते हैं, तमाम तर लीडरान रामलला के दर्शन के लिए आ जाते हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जिस तरह की स्ट्रैटेजी रही है वो इसी मजहब के या फिर हम कहें हिंदुत्व के बेस्ड पर ही है। लेकिन जो दीगर पॉलिटिकल पार्टियां भी है वो कहीं ना कहीं इसी राह पर है। कहीं ना कहीं दीगर जो पार्टियां हैं, ओपोजिशन की पार्टियां, वो भी ये समझती हैं कि यूपी में चुनाव लड़ना है, यूपी में अपने आप को मजबूत करना है। तो अयोध्या की क्या अहमियत है और यूपी की सियासत में मजहब कितना बड़ा रोल प्ले करता है, वो समझना भी इंपॉर्टेंट है। और ये पॉलिटिकल पार्टियां समझती हैं। यही वजह है कि जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर यूपी आते हैं तो अयोध्या जरूर पहुंचते हैं। हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन अशोक पांडे साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका अशोक जी। केजरीवाल यूपी आए और रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे, इसको किस तरह से देखते हैं आप? पे ये हमारी नैतिक विजय है। ये केजरीवाल साहब का एक बयान अभी आपने देखा होगा, वायरल था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपनी दादी से कहा, जब राम मंदिर बनने लगा तो उनकी दादी ने कहा था केजरीवाल की, जो राम का मंदिर मस्जिद तोड़ के बनाया जाए वो मेरे राम नहीं हो सकते। इसलिए वो भी उनके भी राम नहीं है। उनका तो ये मानना है कि मस्जिद तोड़ी गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वहीं पैदा हुए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए, लेकिन मुकदमा लड़ना पड़ा। ये दुर्भाग्यजनक था। ऐसे दलों के चलते ही समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती जी। जी हेलो। जी हाँ, को समाजवादी पार्टी की सरकार ने राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल कर दिया। आज वो भी दर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि राम सीता तो वास्तविक पात्र ही नहीं थे, अब वो भी दर्शन कर रहे हैं। अब केजरीवाल साहब की दादी लेकिन ये अशोक मना जी करती रह गई, वहीं लेकिन फिर पर दर्शन करने के लिए आ संजय गए। सिंह ये कहते हैं कि अगर केजरीवाल राम जी के आशीर्वाद लेना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, तो इसमें बीजेपी को क्यों परेशानी है? देखिए, राम दर्शन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ वोट के लिए, नाटक करने के लिए दर्शन करना ये दुर्भाग्यजनक है। ये लोग यूपी में चुनाव वर्ष है, जी इसलिए दर्शन करने के लिए, नाटक खाली वोट के लिए आ रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। और मुस्लिम भाइयों के तुष्टीकरण करने के लिए जिस तरह से मुसलमान भाइयों को ये धोखा देते हैं, ये किसी के नहीं है, न हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं, ये बस तुष्टी वाले लोग। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर भी जुड़ चुके हैं। तारिक, केजरीवाल का दौरा और उस पर जिस तरह से सियासी रिएक्शन सामने आ रहे हैं,
जिस तरह से आपने अशोक जी को भी सुना होगा कि नहीं मानते कि ये जो है वाकई दिल से कोई रामलला के दर्शन के लिए आया हो, बल्कि ये तो सिर्फ वोटरान को अपनी तरफ जो है रागिब करने के लिए ये एक सियासी हथकंडे की तरह मान रहे हैं। देखिए मुनज़्ज़ा, ये जो उत्तर प्रदेश की सियासत है तो इसमें बुनियादी मौज़ूआत जो हैं, बुनियादी मसाइल जो हैं वो कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। देखिए, लोग हेल्थ पर बात नहीं करते हैं, बेरोज़गारी पर बात नहीं कर रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मज़हब की बुनियाद पर बात की जा रही है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं, ख्वाह वो बीजेपी हो, आप हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरी तमाम जमातें हों। तो देखिए, जब तक ये मज़हब की बुनियाद पर सियासी बयानबाजियों का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं ना कहीं आवाम का नुकसान होता रहेगा, चाहे वो केजरीवाल हों या बीजेपी के रहनुमा हों। देखिए, बुनियादों की तरफ लौटना पड़ेगा और ये जो मजहबी सियासत है इससे दूर जाकर आवाम के मसाइल हल करने के लिए बात करनी होगी। हालांकि उम्मीद यही की जा रही थी, जिस वक्त केजरीवाल अयोध्या पहुंचे हैं केजरीवाल, तो ये तवक्को की जा रही थी कि वो ये ऐलान करेंगे कि जिस तरह उन्होंने दिल्ली में बिजली सप्लाई को यकीनी बनाया और मुफ्त लोगों को बिजली दी, पानी की सहूलियात को बेहतर बनाया, पानी फराहम करने के लिए असबाब मुहैया कराए, इसी अंदाज के कुछ ऐलानात तो उत्तर प्रदेश में करेंगे। लेकिन देखा यह गया कि वो भी उन्हीं बुनियादों पर बात कर रहे हैं जिन बुनियादों की तवक्को केजरीवाल से कम नहीं की जाती थी। तो देखिए, बुनियादी बात यही है कि जब मनीष सिसोदिया का बयान भी आया था इससे पहले, उन्होंने 300 यूनिट मुफ्त बिजली के हवाले से बात कही थी, लेकिन अब जो है इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं केजरीवाल की जानिब से, तो अब क्या बदल गया है? हाँ, देखिए, बहुत अहम आपने नुक्ता ये वाज़ेह करने की कोशिश की है मुनज़्ज़ा। बुनियादी बात यही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी ये एहसास हुआ है कि जब तक लोगों को कुछ मजहबी अफीम नहीं दी जाएगी तब तक शायद वोट बैंक पूरी तरह उनकी तरफ राग़िब नहीं हो पाएगा। हालांकि ये ऐलान पहले किया जा चुका है कि हम बिजली उसी तर्ज पर फराहम करेंगे जैसे दिल्ली में करते रहे हैं अगर उनकी हुकूमत उत्तर प्रदेश में बनती है। लेकिन बुनियादी बात यही है कि देखिए, किसी भी पार्टी के पास एक ठोस मौक़िफ़ नहीं है, एक बुनियादी एजेंडा नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि अवामी मसाइल हल करने के लिए कोई बाकायदा एक हिकमत अमली या मंसूबा नहीं है, जिसकी बुनियाद पर बार बार इस अंदाज के बयान सामने आते हैं और फिर इसमें नुकसान आवाम का होता है, उन गरीब लोगों का नुकसान होता है जो उम्मीद ये करते हैं हुकूमत से भी और दूसरी सियासी जमातों से भी कि उनका कुछ भला होगा, उनको सस्ते दरों पर चीज़ें मिलेंगी, महंगाई कम होगी, हेल्थ की जो सिचुएशन है वो बेहतर होंगी, निज़ाम बेहतर किया जाएगा, तो देखिए रोजगार फराहम किया जाएगा। बहुत से मौजूद ऐसे हैं जिन पर बात की जा सकती है। खास तौर से केजरीवाल जब आए तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले भी उन्होंने बयान दिए थे कि यूपी में डेवलपमेंट के काम नहीं हुए हैं, तमाम तर जो भी गवर्नमेंट में आई है पार्टी उन्होंने करप्शन को बढ़ाया ही है, तो ये माना जा रहा था कि बयान जो आएगा, जो स्टेटमेंट केजरीवाल देंगे वो तरक्की के हवाले से होगा। हमारे साथ आप स्पोक्स पर्सन आदिल अहमद खान साहब भी जुड़ चुके हैं। आदिल साहब, खैर मकदम है आपका, ये बताएं कि केजरीवाल यूपी आए तो ये उम्मीद की जा रही थी कि डेवलपमेंट के हवाले से, तरक्की याफ्ता कामों के हवाले से केजरीवाल बयान देंगे, लेकिन केजरीवाल बयान देते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के हवाले से, क्यों ऐसा? देखिए मुनज़्ज़ा जी, अरविंद केजरीवाल जी ने देश की खुशहाली की भी बात की है, देश में सबको रोजगार मिले इसके भी बात की है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी की जो राम राज्य की एक जो का अर्थ है वो हमको समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी चाहती क्या है इस देश में। आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस देश में कोई भूखा ना सोए। आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस देश के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस देश में सबको बेहतर इलाज मिले। आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस देश में सबको मुफ्त 24 घंटे बिजली मिले। आम आदमी पार्टी चाहती है कि सबको मुफ्त पानी मिले। आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस देश में सबको रोजगार मिले। आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस देश में बेघरों को मकान मिले। आम आदमी पार्टी चाहती है कि देश की महिलाओं को सुरक्षा मिले। आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस देश के बुजुर्गों को सम्मान मिले। और आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस देश में हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को समान अधिकार मिले। तो आम आदमी पार्टी का ये बेसिकली एक सूत्र है। और यही आदिल साहब, चाहना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर दिखाना होता है। देखिए, हम लोगों ने इन सारे चीजों को दिल्ली के अंदर करके दिखाया है
और आज आपको एक चीज बताएं मुनव्वर जी कि आज आम आदमी पार्टी अपनी इसी विचारधारा को, ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा है और आज हम इसी विचारधारा को लेकर, बिल्कुल आदिल साहब, विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, बहुत सही बात आपने उठाई है कि लेकिन ये माना जा रहा है, जिस तरह से आपको इतने सालों से देखा जा रहा है कि आप एक सेक्युलर पार्टी के तौर पर उभरी और जिस तरह से आइडियोलॉजी देखी गई थी आपकी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी आइडियोलॉजी बदल रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी की जो टेस्टेड स्ट्रेटजीज है, जो वेल ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजीज है, उनको कॉपी कर रही है। उस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, हम आज भी अपनी उसी विचारधारा पर, उसी विचारधारा के रास्ते पर चल रहे हैं। हम देश की खुशहाली के लिए, देश के अमन चैन के लिए और देश में तरक्की के लिए आम आदमी पार्टी काम करती थी, करती है और करती रहेगी। इसमें जरा भी शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी अगर अपने दिल्ली के इस मॉडल को, अपने इस आइडियोलॉजी को लेकर देश के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं तो लोगों को दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्यों हो रही है मुनव्वर जी, मैं आपको बताऊं। अभी पिछले दिनों अकाली दल के एक बड़े लीडर हैं सुखबीर बादल साहब, सुखबीर सिंह बादल जी का बयान आया कि जो पिछला चुनाव 2017 में पंजाब के अंदर हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लास्ट में मिल गई। सुखबीर सिंह बादल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्करों को कहा कि कांग्रेस को वोट दे दो, अगर नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। डर क्या है लोगों में? डर यह है कि जो आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी है, जिसकी मैं भी बात कर रहा था, अगर ये आइडियोलॉजी दिल्ली से निकलकर देश के दूसरे राज्यों में चली गई, क्योंकि दिल्ली एक पर आदिल साहब, अब तो आइडियोलॉजी पर ही सवाल उठ रहे हैं ना कि आप जो है वो चाहती तो है कि बीजेपी को बाहर करे, पर बीजेपी की स्ट्रेटजी अपनाकर बीजेपी को बाहर करना चाह रही है आप। अशोक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, संजय सिंह का बयान आया कि अगर केजरीवाल राम राज्य के जो आइडियल्स है उनको प्रैक्टिकली यूपी में करना चाहते हैं तो इसमें बीजेपी को क्या मुश्किल है? दूसरी बात उससे ये भी समझ में आती है कि बीजेपी जो राम राज्य की बात कर रहे थे तो क्या फिर वो नाकाम रहे हैं यूपी में राम राज्य क्रिएट करने में? देखिए, दर्शन करना कोई ऊंची बात नहीं है, कोई दर्शन कर सकता है, उस पर हमें इतराज नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि मस्जिद तोड़ के राम के मंदिर में हमारी दादी ने मना किया, अब दादी नहीं मना कर रही, अब जा रहे हैं खाली वोट की खोट के लिए। दूसरी बात, अभी कह रहे थे हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। अरे हमने उत्तर प्रदेश में किया है, हमने जन धन योजना के अंतर्गत गरीब आदमी को बैंक की सीढ़ियों पर चढ़ाया है। हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब आदमी के इलाज अमीर आदमी की तरह हमने किया है। हमने गांव-गांव में शौचालय दिया है, हमने उज्ज्वला योजना के अंदर गैस दिया है। ये अभी चाहते हैं कि केजरीवाल दिल्ली में गाना गाते हैं, इंसान से हो इंसान का भाईचारा, और जब इनकी बैठक होती है तो बाउंसरों से होता है मारी मारा। योगेंद्र यादव को पिटवा के भगा देते हैं, प्रशांत भूषण को पिटवा को भगा देते हैं। 3 राज्यसभा की सीट आती है तो 2 सीट करोड़ों रुपया में बेच देते हैं, जो कुमार विश्वास को भी नहीं पता कि वो गुप्ता लोग कौन है। इनका 2 चेहरा है, इस चेहरे से होशियार रहना है। जब कोरोना संक्रमण था तो फुक्का फाड़ के रो रहे थे, गैस नहीं है, सिलेंडर नहीं है, तो हमारे अमित भाई शाह ने दिल्ली को बचाने का काम किया और लोगों को भगाने का काम इन लोगों ने किया है। बदरपुर बॉर्डर पर प्रवासियों को दिग्भ्रमित करके भगाने का काम इन लोगों ने किया। अगर योगी जी न रहते, सैनिटाइज बसों को भेज के न लाया गया होता तो ये लोग न जाने कितने लोगों को मार डालते। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। इन्हें दादी मना करती है लेकिन चुनाव में अब दादी नहीं मना करेंगी। अब ये दर्शन करने जरूर आएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम का। आदिल साहब, आपने अशोक जी को सुना, काफी इल्जाम लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, क्या कहेंगे? आदिल साहब से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अशोक जी वहीं पर ये बात भी कर रहे हैं कि केजरीवाल ने जब बयान दिया तो उन्होंने ये भी कहा कि यूपी को हर बार हर सियासी पार्टी ने लूटा है, करप्शन हर बार ज्यादा ही बढ़ा है। तो एक इशारा भी दे रहे थे कि जो बीजेपी का नारा था कि जंगल राज नहीं होगा, अब जो है तरक्की होगी, तो बीजेपी के राज्य में भी यूपी में कोई तरक्की नहीं हुई है बल्कि करप्शन बढ़ा ही है। हेलो जी अशोक जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
आदिल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल साहब, कई तरह के इल्ज़ाम जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगा रही है कि दिल्ली में सही तरह से काम नहीं कर रही है, फिर मरकज़ जब तक कि इंटरफेयर नहीं करती तब तक जो है दिल्ली में सही तरह से काम नहीं हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं अमित शाह की वजह से दिल्ली में काम हो पाते हैं। क्या कहेंगे? कट गई थी, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा कि इस जी। देश के अंदर जब पंजाब का चुनाव हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ चली गई। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ये जानती हैं कि अगर इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी किसी ऐसे प्रदेश में सरकार बना लेगी जहां पर एलजी का और अमित शाह जी का और केंद्र का कोई दखल नहीं होगा, तो जो जिस 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 हम विचारधारा की बात कर रहे थे वो विचारधारा वहां पर लागू हो जाएगी। और चूंकि दिल्ली में हम दिल्ली में जब भी काम करने की कोशिश करते हैं तो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार और बार बार काम की कार्यकर्ता भी नहीं जानते। आप पहले बीजेपी के प्रवक्ता से बोलिए कि एक बार चुप हो जाएं, वरना मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। उसको भगाया। अशोक जी आपकी बात सुन चुके हैं। आदिल साहब ने भी अपनी बात धोखा करने वाले लोग हैं, योगेंद्र यादव को क्या बात करेंगे? धोखा करने वाले लोग हैं, आप झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनका दोहरा चरित्र है, इनसे अच्छा ओवैसी है। आपने देश को बर्बाद किया, आप चुप हो जाइए। इनसे अच्छा ओवैसी मेरी बात सुनिए, कम से कम सही तो बोलता है ये। केजरीवाल तो किसी का नहीं है, करने वाले लोग ये हैं। तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। प्रदेश अध्यक्ष जानता है, दिल्ली की जनता जानती है। आपने इस देश के अंदर किसानों की इसके पास हत्याएं करवाई कार्यकर्ता हैं, कहाँ रह गए? सबको आपने पीछे तो देश के भगा अंदर दिया है। छात्रों की हत्याएं करवाई हैं। तारिक आपके कमर, लोग बलात्कारी लोग हैं। तारिक कमर आपसे आपके जानना लोग चाहेंगे, यहाँ पर ये बात उठ रही है कि जो स्ट्रेटजीज जिस तरह की रही हैं बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर यहाँ पर ये भी बात उठ रही है कि जब ओरिजिनल है तो जो कॉपीड वर्जन कोशिश कर रही है आप आम आदमी पार्टी बनाने की, उसको लोग क्यों चुने? देखिए, बुनियादी बात एक और है मुनज़्ज़म, मैं बता दूं आपको कि बीजेपी के जो लीडर हैं वो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रख रहे हैं। जाहिर है कि उन्हें अपनी पार्टी का दिफा करना है। जी। आदिल साहब को अपनी पार्टी का दिफा करना है। तो देखिए, मैं यही अर्ज़ करता हूँ कि आइडियोलॉजी सब पार्टीज़ की अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मज़हब का सहारा लेना जो है इसमें आवाम का बड़ा नुकसान है। देखिए, बीजेपी ने अपना एजेंडा कायम किया, उसकी बुनियाद पर हुकूमत में पहुंची। आज बीजेपी दावे कर रही है, बहुत से दावे किए जा रहे हैं। अलवी जो है वो कहते हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये बीजेपी ही है जिसने मजबूर कर दिया है दीगर पार्टियों को मजहब का सहारा लेने पर। तारिक, देखिए, बुनियादी बात यह है कि इस बयान की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि कोई भी सियासी जमात हो उसकी समझ में ये ज़रूर आया है कि जब तक लोगों को मजहबी दायरों में कैद नहीं किया जाएगा तब तक उनका सियासी इस्तेसाल या सियासी मफाद उनका हासिल नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, बुनियादी बात यही है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर केजरीवाल ने ये कोई बयान दिया है, आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं भटके ज़रूर हैं, लेकिन ये मुमकिन है कि इतनी तनकीदों के तबसरों के बाद फिर उन्हें लौटना पड़े और कहीं ये एहसास हो कि जो मैंने कुछ कहा है शायद उस पर किसी तरमीम की ज़रूरत है। लेकिन बुनियादी बात यही है कि देखिए, अब जो पूरी तरह का सियासत मरकूज है वो मजहबी बुनियादों पर है। बुनियादी एजेंडे पीछे रह गए हैं, लोगों की तालीम का मसला पीछे रह गया है, हेल्थ के मसाइल पीछे चले गए हैं। सियासत की भी बात करते हैं तो मजहब पहले आ ही जाता है, मजहब प्रायोरिटी कहीं ना कहीं बन ही जाती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं दीगर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चाहे ना चाहे लेकिन मजहब के नाम पर उनको भी सियासत करनी पड़ जाती है। अशोक पांडे जी, आदिल खान साहब और तारिक कमर, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। क्लोजिंग